हम केमिस्ट्री 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। हेडिंग है मैटर इन आर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था अभी तक, और लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे इवेपोरेशन के बारे में। जब कभी भी मैटर की फिजिकल स्टेट में इंटर कन्वर्जन होता है फ्रॉम लिक्विड टू गैस, अगर लिक्विड टू गैस फिजिकल स्टेट का इंटर कन्वर्जन उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक, और बॉइलिंग क्या होता है? अगर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं लिक्विड को वेपर फेज में कन्वर्जन की। अगर ये कन्वर्जन हो रहा है बिलो बॉइलिंग पॉइंट एट एनी टेम्परेचर, लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन हो रहा है अगर बिलो बॉइलिंग पॉइंट एट एनी टेम्परेचर, तो हम इसे बोलते हैं इवेपोरेशन। लेकिन अगर ये कन्वर्जन हो रहा है एट बॉइलिंग पॉइंट, तो हम इसे कह देते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है, कैसे होता है, और क्या क्या टर्म इस कन्वर्जन में यूज की जाती है, ये हम लोगों ने सेकेंड लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और लास्ट क्लास में हमने बात की थी इवेपोरेशन के बारे में कि इवेपोरेशन होता क्या है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। अगर हम फैक्टर विच अफेक्ट इवेपोरेशन की बात करें तो सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है कंटेनर का उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा लिक्विड का, और उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में लिक्विड गैसियस फेज में कन्वर्ट हो सकते हैं। टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप बॉइलिंग पॉइंट के नज़दीक रखेंगे, अबाउट टू क्लोज टू द बॉइलिंग पॉइंट, तो वो आपके पास में उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन परफॉर्म करता है। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं ह्यूमिडिटी की, जितनी ज़्यादा एयर में ह्यूमिडिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन के लिए वेपर पार्टिकल का स्पेस अवेलेबल नहीं है एयर में, रिजल्टेंट क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। मतलब जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतनी ही कम होगी। इसी तरह से मैटर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ मेजर मैटर करता है। जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 70 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर दोनों ही सब्सटेंसेस को आप 60 डिग्री सेल्सियस में हीट कर रहे हो तो वाटर बहुत कम इवेपोरेट होगा, जबकि एल्कोहल ज़्यादा इवेपोरेट हो जाता है। तो ये जो सारे फैक्टर थे इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। आज हम बात कर रहे हैं कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हेडिंग क्या है आज की क्लास का? हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है, हम इस चीज को जज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर एक टेबल मेंटेन कीजिएगा। टेबल में हम कंपेयर कर रहे हैं इवेपोरेशन को, और सेकेंड साइड हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं बॉइलिंग के बारे में। डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग और इवेपोरेशन में हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं कि इवेपोरेशन बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है। देखो, सबसे पहला डिफरेंस की ये है, जिस भी कंटेनर में हीट के थ्रू लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर ही होता है। कंटेनर के और किसी एरिया से और किसी पार्ट से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ
सरफेस से इवेपोरेशन परफॉर्म होता है, तो हम इवेपोरेशन में फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। What is evaporation? Evaporation is a surface phenomena। ये आपको हमेशा ही सरफेस पर ही अकर होता है, कंटेनर के और किसी पार्ट में अकर नहीं होता। मैं इसको ऐसा एक्सप्लेन कर देता हूं, हमारे पास में अगर ये कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है जिसकी वाटर का सरफेस ये रहा और यहाँ पर ये रहा हमारे पास में वाटर, तो जब कभी भी इस लिक्विड को हीट करने पर ये वेपर में कन्वर्ट होगा। जो पार्टिकल यहाँ से वेपर की फेस में कंटेनर में से निकल रहे हैं वो सिर्फ सरफेस के ही पार्टिकल होंगे और किसी एरिया के पार्टिकल इस कंटेनर में से वेपर की फेज में कन्वर्ट नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम इसको बॉइलिंग के लिए कंसिडर करते हैं, मतलब अगर ये हमारे पास कंटेनर है और इसमें हमने वाटर को हीट कर दिया, कितने टेम्परेचर पे, अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने के बाद होगा क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक कि कंटेनर का सारा लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। कहने का मतलब ये कि यहाँ जो पार्टिकल है वो भी यहाँ से वेपर की फॉर्म में बाहर जा सकता है, यहाँ जो पार्टिकल है वो भी वेपर की फॉर्म में यहाँ से बाहर जा सकता है, यहाँ जो पार्टिकल है वो भी वेपर की फॉर्म में यहाँ से जा सकता है, और सरफेस के पार्टिकल भी यहाँ से वेपर की फॉर्म में कंटेनर से बाहर जा सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो बॉइलिंग के केस में हम क्या लिख सकते हैं, इट इज अ बल्क फिनोमिना, it is a bulk phenomena। इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस से ही वेपर में कन्वर्ट होता है लिक्विड, जबकि बॉइलिंग में कंटेनर के किसी भी पार्ट से, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब हर पार्टिकल के बीच टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन तो इक्वल हुआ है लेकिन एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हुआ है। जिस पार्टिकल को जितनी एनर्जी मिली वो उतनी ही एनर्जी को ग्रैब करके एटमॉस्फेयर में जाने की टेंडेंसी रख रहा है। तो ये हो गया हमारे पास में डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। ये हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस था। सेकेंड जो डिफरेंस है हमारे पास इवेपोरेशन और बॉइलिंग का, वो है इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ये किसी भी टेम्परेचर पे आपको अकर हो सकता है। ये रूम टेम्परेचर पर भी किसी न किसी फॉर्म में वाटर का इवेपोरेशन हो, बहुत ही कम रेट से लेकिन होता जरूर है। जबकि भी अगर हम बॉइलिंग की बात करते हैं, इट अकर्स ओनली एट boiling point of water। बॉइलिंग जो होता है वो सिर्फ लिक्विड के, नॉट रिलेटेड टू वाटर, यू मे हैव टू राइट इट लिक्विड, इट अकर्स ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर ही अकर होता है, ना उससे बाद में ना उसके पहले। जबकि भी इवेपोरेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट से बिलो किसी भी टेम्परेचर पे अकर हो सकता है। और थर्ड कंपैरिजन क्या है, थर्ड डिफरेंस क्या है इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में, इट इज अफेक्टेड बाय फैक्टर like surface area, humidity,
temperature, wind speed, and nature of substance. These are the factors which affect rate of evaporation. Rate of evaporation is affected by surface area, humidity, wind speed, nature of substance, and temperature. While in case of boiling, it is not affected by factors like surface area, humidity, temperature, wind speed, and nature of substance. Boiling is independent from all these factors, while evaporation is totally dependent on all these 5 factors. This relation of this factor with the evaporation we discussed in the last class. So that is the main difference between evaporation and boiling, that evaporation is a surface phenomena. It occurs at any temperature below its boiling point, and it is affected by many factors like surface area, temperature, humidity, wind speed, and nature of substance. In spite of that, boiling is a bulk phenomena. It occurs at any temperature, it occurs only at boiling point of the liquid, and it is independent. It do not depends on, it do not affect by factors like surface area, humidity, temperature, wind speed, and nature of the substance. It is clear? That is the difference between evaporation and boiling. नेक्स्ट जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं इवेपोरेशन के बारे में, वो है कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन. नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास जो है वो है कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन. हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इवेपोरेशन फिनोमिना की वजह से कई बार कूलिंग इफेक्ट देखने को हमें मिलता है. ये कैसे होता है और क्यों होता है, इसी बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं. इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट vapor draw some heat energy from any substance to whom it touch. What is the principle for the cooling caused by evaporation? The concept is whenever liquid is converting into the vapor phase and to whom it is touching,
we are discussing about the vapor molecule. If vapor molecule is in contact with the other substance, liquid का vapor molecule जिस भी substance के contact में आता है वो उस substance से एक specific amount of heat को draw कर लेता है और खुद को vapor में convert कर लेगा, जिसके रिजल्टेंट अदर सब्सटेंस का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हमारे पास में कोई सरफेस है, कोई कंटेनर है, इस सरफेस का टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T1। जैसे ही एक लिक्विड का, मान लीजिए ये एक लिक्विड का वेपर मॉलिक्यूल है, जैसे ही इस लिक्विड का वेपर मॉलिक्यूल एयर में पास होता हुआ इस सरफेस के कांटेक्ट में आ गया, ये ऐसा लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है। जैसे ही ये लिक्विड इस हाई टेम्परेचर T1 टेम्परेचर के सरफेस के कांटेक्ट में आता है, ये इसकी सरफेस से कोई अमाउंट की एनर्जी को गेन कर लेगा। जैसे ही इस लिक्विड ड्रॉपलेट ने इस सरफेस से, जिसका टेम्परेचर T1 था, मैंने मान लिया कि इसने x अमाउंट की एनर्जी गेन कर ली, तो अब सरफेस का टेम्परेचर कितना रह जाएगा, T माइनस एक्स, और ये x अमाउंट की एनर्जी को ग्रैब करके यहां से ये लिक्विड सब्सटेंस जो लिक्विड ड्रॉपलेट था वो एयर में इवेपोरेट हो गया है। जब तक सरफेस पर मॉलिक्यूल टच नहीं हुआ था, लिक्विड का टेम्परेचर T1 था, लेकिन जैसे ही x अमाउंट की एनर्जी ये वाटर ड्रॉपलेट अपने साथ लेकर के जा गए, इवेपोरेट हो गया है, अब टेम्परेचर कितना रह गया सरफेस का, T1 माइनस एक्स। तो आप देख सकते हो टेम्परेचर में एक स्पेसिफिक अमाउंट का डिक्रीमेंट आता है, और यही रीजन है कि जिस भी लिक्विड के कांटेक्ट में कोई सब्सटेंस आता है, वेपर कांटेक्ट में आती है, तो वो उससे कोई स्पेसिफिक अमाउंट की हीट को ग्रैब कर लेता है और इवेपोरेट हो जाता है। तो it is based on the fact that vapor draws some heat energy from any substance to whom it touch. जिस भी सब्सटेंस को ये टच करता है, उसको टच करके लिक्विड जो है वो इवेपोरेट होने की टेंडेंसी रखता है। इसके हमारे डेली लाइफ में, सॉरी, इस डेफिनेशन में आप वेपर नहीं, आप लिक्विड लिखिए। That is the exact definition, not vapor, it is liquid. It is based on the fact that liquid draws some heat energy from any substance to whom it touches. That is the principle behind cooling caused by evaporation. इसके प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ एप्लीकेशन है, वन बाय वन हम उन एप्लीकेशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट जो एप्लीकेशन है हमारे पास वो क्या है, wearing of cotton cloth in summer। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, कूलिंग कॉज बाय इवेपोरेशन की, वेयरिंग ऑफ कॉटन क्लॉथ इन समर। देखो गर्मियों के दिनों में होता क्या है, हमारी बॉडी से लिक्विड स्वेटिंग की फॉर्म में या पर्सपिरेशन की फॉर्म में बॉडी से निकलता चला जाता है। ये हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। लेकिन पर्सपिरेशन में होता क्या है, सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर से निकल करके स्किन पर आ गया है, बॉडी की आउटर स्किन तक आ गया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारे पास में स्किन का पार्ट है और ये स्किन में बनने वाले कुछ पोर्स का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर ये एक लिक्विड मॉलिक्यूल है। पर्सपिरेशन प्रोसेस में हो क्या रहा है, स्वेटिंग प्रोसेस में हो क्या रहा है, ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है ये इस वेंट से होता हुआ हमारी स्किन के आउटर सरफेस तक आ जाता है, स्किन के आउटर पोर तक आ गया, इट इज स्वेटिंग। और जब बहुत ज्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल आपस में कलेक्ट हो जाते हैं तो वो हमें ड्रॉपलेट की फॉर्म में स्किन पर दिखाई देने लग जाते हैं। ये हम लोगों ने कभी, जब हम बहुत दौड़ भाग करते हैं तो हमने कभी हमारे फेस पे, स्किन पर एक्सपीरियंस किया भी होगा। अब होता क्या है, ये जो ड्रॉपलेट है, देखो हमारी स्किन का, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा है और इस
स्किन के ऊपर जिसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है वहां पर एक ऑयल ड्रॉपलेट आ गई, जो कि स्वेट की, ऑयल ड्रॉपलेट नहीं, स्वेट की ड्रॉपलेट आ गई। अब होगा क्या, ये जो ऑयल, जो स्वेट की ड्रॉपलेट है, हमारी स्किन का थोड़ा सा टेम्परेचर ग्रैब करके खुद के एनर्जी को बढ़ा करके यहां से मॉइस्चर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चली जाती है। जो स्वेट ड्रॉपलेट हमारे स्किन के कांटेक्ट में थी, वो हमारी स्किन का जो हाई टेम्परेचर था उसमें से थोड़े से अमाउंट की हीट एनर्जी को ग्रैब करके खुद को लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट करके मॉइस्चर की फॉर्म में एयर में चला जाता है। अब हुआ क्या, जब स्वेट ड्रॉपलेट स्किन के कांटेक्ट में था तो क्या था, स्किन का टेम्परेचर ज्यादा था, लेकिन जब यहां से टेम्परेचर लेकर के स्वेट एयर में चला गया है तो स्किन का टेम्परेचर कम हो गया है। और जैसे ही स्किन का टेम्परेचर कम हो जाता है हमें कूलिंग एक्सपीरियंस होने लग जाती है, हमें ठंडक का एहसास होने लग जाता है। तो यही हमारे पास में है वेयरिंग कॉटन क्लॉथ इन समर। विंटर सीजन, सॉरी समर सीजन में अगर आप बहुत ज्यादा स्वेट कर रहे हो तो उस कंडीशन में जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर से, बॉडी के स्किन से स्वेट निकलता है, उस स्वेट मॉलिक्यूल को एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर की फॉर्म में रिलीज करने के लिए इट इज एडवाइजेबल कि आप बहुत ही लाइट वेट का क्लोथ पहनी है, एक ऐसा क्लोथ जो पोरस नेचर का हो, जिससे कि एयर जो है वो हमारी स्किन के कांटेक्ट में डायरेक्ट आ सके, क्योंकि जो स्वेट मॉइस्चर की फॉर्म में यहां से निकल रहा है उसको हमारी बॉडी के सराउंडिंग में पैसेज चाहिए ताकि वो एयर में इजीली फ्लो कर सके। तो गर्मियों के दिनों में कॉटन क्लोथ पहनने की वजह से इसीलिए हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि जितना भी स्वेट है वो इजीली हमारी बॉडी के टेम्परेचर का थोड़ा सा अमाउंट ग्रैब करके खुद को मॉइस्चर में कन्वर्ट कर लेता है और हमें ठंडक एक्सपीरियंस होने लग जाती है। क्लियर? तो दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन, वेयरिंग ऑफ कॉटन क्लॉथ इन समर। सेकेंड, हम एक एक्सपीरियंस ये बात कर रहे हैं, क्या है, पोरिंग ऑफ एसीटोन और नेल पॉलिश रिमूवर ऑन पाम। शायद आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हमने कोई नेल पॉलिश रिमूवर जो आता है, आप लोगों ने देखा होगा, एक लिक्विड आता है जिसको नेल पे रिमूव रब करके उस पे लगा हुआ जो कलर होता है, जो पॉलिश होती है, उसको निकाला जा सकता है। ठीक है, उस लिक्विड को, उसकी 2 या 3 ड्रॉप आपने अपनी हथेली के ऊपर पोर करने की कोशिश की। जैसे ही 2 या 3 ड्रॉप बूंदे आपने अपनी हथेली पे डाली, कुछ टाइम के बाद आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि वो लिक्विड हमें सरफेस पर दिखाई नहीं दे रहा। वो जो लिक्विड 1 और 2 ड्रॉप आपने अपनी हथेली पे पोर किया था वो आपको दिखाई नहीं दे रहा और आपकी स्किन को बहुत ठंडक महसूस हो रही है। क्यों हो रही है? इसका रीजन भी क्या है? इवेपोरेशन। कैसे? मान लीजिए ये हमारी हथेली का पार्ट है और यहां पर एसीटोन का लिक्विड हमने पोर कर दिया। जैसे ही हमारी स्किन का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा था, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, जैसे ही एसीटोन का मॉलिक्यूल स्किन के कांटेक्ट में आता है जिसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, ये एसीटोन का पाउडर, एसीटोन का मॉलिक्यूल खुद को एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर की फॉर्म में इवेपोरेट कर देता है, जिसके रिजल्टेंट क्या होगा, हमारी हथेली का, पाम का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और हमें ठंडक महसूस होने लग जाती है। क्लियर? तो इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ एसीटोन एंड ऑन पाम। क्लियर है ये बात? ये हमारे पास सेकेंड एक एक्टिविटी या एक्सपीरियंस कह ले सकते हो जो कि हम इवेपोरेशन की कूलिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। थर्ड जो हमारे पास में एक्सपीरियंस है कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन का, वो क्या है? स्प्रिंकल ऑफ वाटर ऑन ground in summer
डे। थर्ड जो एक एक्टिविटी हम डिस्कस कर रहे हैं टू एक्सपीरियंस द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, वो क्या है? स्प्रिंकल ऑफ वाटर ऑन ग्राउंड इन समर डे। देखो गर्मियों के दिनों में मान लीजिए ये हमारे पास में ग्राउंडेड एरिया है, दिन के टाइम पर सूरज की गर्मी की वजह से, सूरज की गर्मी जो है वो इस सरफेस ने ट्रैप कर ली है। ग्राउंडेड एरिया है, सन है, जितना भी डे टाइम था उस डे टाइम में जब सूरज की किरणें ग्राउंड पे पड़ रही थी, सन की हीट एनर्जी को ग्राउंड की जो सॉइल है वो कुछ अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके रिजल्टेंट क्या होता है? पूरे ही ग्राउंड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया। अब हुआ क्या है? शाम हो गई, मतलब अब सूरज तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ग्राउंड का टेम्परेचर तो अभी भी बढ़ा हुआ है ना, क्योंकि वो उसने रिलीज नहीं किया है। अब अगर मैं यहां पर वाटर को स्प्रिंकल कर देता हूं, इस सरफेस पर मैंने वाटर को स्प्रिंकल कर दिया, स्प्रिंकल करने से होगा क्या? ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल मैं एक मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व का एक्सपीरियंस ले रहा हूं, एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा, ग्राउंड के कांटेक्ट में आने की वजह से वो इस ग्राउंड की एनर्जी को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेगा। थोड़ी सी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में ये खुद को वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट करके मॉइस्चर की फॉर्म में एयर में चला जाता है, और एज अ रिजल्टेंट, ये अकेला ड्रॉपलेट नहीं था, ऐसे कई सारे ड्रॉपलेट आपने स्प्रिंकल किए थे, रिजल्टेंट क्या होगा कि ग्राउंड का टेम्परेचर कम हो जाएगा, और जब आप उस पर वॉक करोगे या उसके आसपास की जो एयर होगी वो आपको ठंडी महसूस होने लग जाएगी, उस एयर में आप बहुत ही कूल एक्सपीरियंस करने लग गए हो। दिस इज द थर्ड एक्टिविटी, sprinkle of water on ground in summer day, which is an evidence that evaporation causes cooling. क्लियर है ये बात? यहां पर एक चीज नोट कीजिएगा, लिक्विड draw latent heat of vaporization from substance to evaporate। एक नोट यहां पर कीजिएगा बात आप, क्या है? लिक्विड ड्रॉ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम सब्सटेंस टू इवेपोरेट। अभी तक जो हमने इन तीनों ही एक्टिविटी में डिस्कस किया कि लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, किस जिस सब्सटेंस के कांटेक्ट में वो आता है उससे हीट एनर्जी को ग्रैब करके। कौन सी हीट एनर्जी को ग्रैब कर रहा है? वो हीट एनर्जी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखते हुए उसको लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो लिक्विड मॉलिक्यूल जितनी भी एनर्जी ग्रैब कर रहा है उस अमाउंट को आप क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है ये बात? जो तीनों ही एविडेंसेस में कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन के एविडेंसेस में हमने एक्सपीरियंस किया, लिक्विड जो भी एनर्जी ग्रैब कर रहा है वो एनर्जी क्या है? वो लिक्विड की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का ही अमाउंट है, वो उतनी ही एनर्जी ग्रैब कर पा रहा है खुद को लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, यहां पर एक और भी एविडेंस है हमारे पास हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमें ये बता सकता है कि इवेपोरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहली बात। और दूसरा ये कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारी एयर है, उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है या नहीं है। एक एक्टिविटी आप ये देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास एक बॉटल है, ये एक बॉटल है मेरे पास में जिसके अंदर मैंने आइस कोल्ड वाटर रख दिया है। एक ऐसा टेम्परेचर एक ऐसा वाटर जिसका टेम्परेचर अबाउट टू 0 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ही लो टेम्परेचर का वाटर मैंने इस बॉटल के अंदर फिल कर दिया है। कुछ टाइम के बाद हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि इस
वाटर की बॉटल के सरफेस पे कुछ ऑयल के ड्रॉपलेट हमें दिखाई देने लग गए हैं। बहुत ही चिल्ड वाटर की मतलब बहुत ही आइसी कोल्ड वाटर को बॉटल में फिल करके अगर मैंने एटमॉस्फेयर में रख दिया है कुछ टाइम के लिए, तो आप ये देखोगे कि उसकी सरफेस पर मुझे ऑयल लिक्विड के ड्रॉपलेट दिखाई दे रहे हैं, वाटर के ड्रॉपलेट दिखाई दे रहे हैं। ये वाटर कहां से आया सरफेस पर? ये हो क्या रहा है, जब आपने आइस चिल्ड वाटर को, आइस कोल्ड वाटर को एटमॉस्फेयर में रखा था, टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम था, बहुत ही लो टेम्परेचर है, ठीक। और यहां पर इस बॉटल के एटमॉस्फेयर में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं मॉइस्चर की फॉर्म में। जैसे ही ये मॉलिक्यूल फ्लोट करते हुए इस वाटर बॉटल की सरफेस तक आ जाते हैं, होगा क्या, ये वाटर के मॉलिक्यूल, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल अपनी जो हीट एनर्जी है वो इस लिक्विड को प्रोवाइड कर देते हैं। लिक्विड को उन्होंने अपनी हीट एनर्जी दे दी। अगर एयर का वाटर मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी इस वाटर बॉटल को प्रोवाइड कर देता है, तो होगा क्या, उसकी खुद की एनर्जी कम हो गई और वो जितने भी वाटर ड्रॉप मॉलिक्यूल्स हैं वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में हमें इस सरफेस पर दिखाई देने लग गए हैं। समझ में आ रही है बात कि क्यों आइस चिल्ड वाटर को कंटेनर में रख के एटमॉस्फेयर में रखने पर उस पर ड्रॉपलेट दिखाई दे जाती है। हुआ क्या, एयर के वाटर मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी आइस चिल्ड वाटर को प्रोवाइड कर दी है, इसीलिए आप एक्सपीरियंस करोगे कि धीरे धीरे करके उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लगा है। यहां पर तो अभी तक एनर्जी एक मॉलिक्यूल ने दी है, मान लीजिए कुछ और मॉलिक्यूल भी आ गए जिन्होंने अपनी एनर्जी इस लिक्विड को प्रोवाइड कर दी है, तो जो पहले टेम्परेचर कम था अब वो टेम्परेचर धीरे धीरे करके राइज होने लग जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक और एविडेंस है कि कूलिंग इवेपोरेशन की वजह से होती है, और यही एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हो ये जज करने के लिए कि क्या हमारी एयर में, हमारी सराउंडिंग की एयर में वाटर मॉइस्चर की फॉर्म में अवेलेबल है या नहीं है। क्लियर है ये बात? एक चीज और नोट कीजिएगा, when ice cold water is collect in a container, after some time water droplets appear on the surface. It is because of liquid droplet of air draw latent heat of not draw, droplet of air give latent heat of vaporization to ice cold water molecule. When ice cold water is collect in a container, after some time water droplet appear on the surface, it is because of liquid droplet of air give latent heat of vaporization to ice cold water and they sediment itself on the surface. As a result of that they form a droplet on the container surface. तो ये हमारे पास में कुछ
कूलिंग इफेक्ट हैं जो इवेपोरेशन की वजह से हमारे डेली लाइफ में परफॉर्म होते हैं, और लिक्विड का आइस चिल्ड लिक्विड की सरफेस से वाटर ड्रॉपलेट कैसे दिखाई देते हैं वो भी हमने आज की क्लास में समझा। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।